अभी हमने द्विभाषिकता और बहुभाषिकता से संबंधित चिंतन में यह देखा कि हमें यदि दूसरे राष्ट्र से संबंध स्थापित करना है, दूसरे समाज के व्यक्तियों से विचार विनिमय करना है, तो यह आवश्यक होगा कि हम अपनी निजी भाषाई व्यवस्था के दायरे से बाहर निकलें। अपनी निजी भाषा के दायरे में भी अगर हमें औपचारिक अनौपचारिक संप्रेषण के सभी पक्षों को साधना है, तो अपनी मातृभाषा के समस्त अभिव्यक्त कोडों पर अधिकार करना होगा। भारत में बहुभाषिकता आदिकाल से ही सामाजिक यथार्थ के रूप में प्रतिष्ठित रही है और आज भी हमारा ये मानना है कि एक भाषी होने से कहीं बेहतर है द्विभाषी होना। इस द्विभाषिकता और बहुभाषिकता से संबंधित एक अन्य समाज भाषा वैज्ञानिक संकल्पना है जिसे हम कोड मिश्रण और कोड परिवर्तन या अंतरण कहते हैं। यही इस चर्चा का विषय भी है। कोड मिश्रण यानी कोड मिक्सिंग तथा कोड परिवर्तन यानी कोड शिफ्टिंग। द्विभाषिक और बहुभाषिक स्थितियों में कोड मिश्रण और कोड परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। कोड मिश्रण के संबंध में ये ध्यान देना चाहिए कि दोनों कोडों के बीच किसी प्रकार का मनमाना प्रयोग समाज स्वीकार नहीं करता। कोड मिश्रण दोनों भाषाएं समाज की संप्रेषण व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग होती हैं। जैसे भारत में हिंदी और अंग्रेजी का उदाहरण लिया जा सकता है। कोड मिश्रण की प्रक्रिया में मातृभाषा के सांचों में अन्य भाषाओं की इकाइयों जैसे संज्ञा, विशेषण, क्रियापद आदि का सहज रूप में प्रयोग होने लगता है। इस प्रक्रिया को इकाई अंतर्निविष्टि यूनिट इंसर्शन कहा गया है। यूनिट इंसर्शन यानी किसी एक भाषा में किसी दूसरी भाषा की इकाइयों का समावेश या मिश्रण होना। यह प्रक्रिया बहुत सहज होती है। उदाहरण के लिए हिंदी अंग्रेजी के कुछ वाक्य देखे जा सकते हैं। अब तक रिजल्ट नहीं निकला, इतना लेट तो कभी नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स के फ्यूचर की चिंता नहीं है, अगले एग्ज़ाम न जाने कब होंगे, कब एडमिशन होगा, कब स्टडीज़ शुरू होंगी। ऐसे अनेक वाक्य हम हिंदी में कोड मिश्रित रूप में अंग्रेज़ी के साथ प्रयुक्त पाते हैं। अब तो अंग्रेज़ी हिंदी का कोड मिश्रण हिंदी भाषी समाज में पूरी तरह स्वीकृत हो गया है और इसका प्रचलन भी खूब बढ़ गया है। मिश्रण भाषा के 4 स्तरों पर होता है। इकाई, जिसकी अभी हमने चर्चा की, वाक्य, मुहावरा और संकरता के स्तर पर। संकरता यानी हाइब्रिडाइजेशन। जब दोनों भाषाओं या कोडों पर वक्ता का लगभग समान अधिकार होता है तो एक भाषा बोलते बोलते दूसरी भाषा में शिफ्ट कर जाता है, अंतरित कर जाता है। वो लड़का मेरा भाई है, whom you met yesterday, कल तुम समय से नहीं आए, then I will turn you out, जैसे अनेक वाक्य हिंदी अंग्रेजी अंतरण के देखे जा सकते हैं। इस प्रक्रिया को इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है कि ऐसी स्थिति में दोनों कोडों पर अधिकार होने से वक्ता एक वाक्य बोलते बोलते दूसरा वाक्य दूसरी भाषा का बोल देता है, क्योंकि
वक्ता श्रोता के बीच साझेदारी होती है। अतः इस तरह का कोट परिवर्तन दोनों को स्वीकार्य होता है। बहुभाषी समाज के संदर्भ में ये दोनों संकल्पनाएं अर्थात कोड मिश्रण और कोट परिवर्तन मिलजुल कर चलने, अपनी भाषा को आदान द्वारा समृद्ध बनाने और भाषा विकास जैसे भाषिक यथार्थ को जानने समझने का सबसे उत्तम समाज भाषिक रास्ता है। इस दृष्टि से एक दूसरी स्थिति भी हमारे सामने आती है जिसे हम पिजिन और क्रियोल कहते हैं। पिजिन शब्द चाइनीज़ भाषा का है जिसका अर्थ है मिली जुली भाषा या मिश्रित भाषा रूप। ये शब्द पूरी दुनिया में मिश्रित भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा है। पिजिन की स्थिति कोड मिश्रण या कोड परिवर्तन से भिन्न है। भाषा संपर्क इनका मूल कारण है। जब किसी भाषा समुदाय की प्रकृति बहुभाषिक होती है और एक से अधिक भाषा समुदाय लंबे समय तक एक साथ रहने लगते हैं, तब सामान्य संप्रेषण के लिए एक सामान्य मिश्रित कोड की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में पिजिन भाषा रूप का जन्म होता है। भाषा एक और भाषा दो जो उस भौगोलिक क्षेत्र में प्रयुक्त होती हैं, अपनी अपनी जटिल व्याकरणिकता से बंधी होती हैं। अतः दोनों भाषा समुदाय एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं, पर वे दोनों ऐसा नहीं चाहते। वे एक दूसरे से संपर्क करना चाहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं, तो उन्हें किसी सहज और परस्पर संप्रेषणीय भाषा रूप की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में दोनों समुदाय अपनी अपनी भाषा की परिशुद्धता के मोह तथा अहम को त्याग कर पिजिन या सामान्य भाषा रूप के निर्माण की ओर उद्यत होते हैं। इस प्रकार सहज संप्रेषण के लिए दोनों भाषा समुदाय अपनी अपनी भाषा का सरलीकरण करके भाषा एक और भाषा दो में अवमिश्रण की प्रक्रिया द्वारा एक ऐसे भाषा रूप को जन्म देते हैं जिसका बिना किसी बंधन के दोनों प्रयोग कर सके। यहाँ संप्रेषणीयता महत्वपूर्ण होती है, व्याकरणिकता नहीं। तो पिजिन की परिभाषा हम इन शब्दों में दे सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये समाज और भाषा के अन्योन्याश्रित संबंधों को निरूपित करने वाला एक सरल भाषा रूप है जो ये प्रमाणित करता है कि सामाजिक आवश्यकता भाषाओं की जटिलता को भी तोड़ देती है। पिजिन में दोनों भाषा समुदायों की भाषाओं को सरलीकृत करके उनकी सामान्य भाषिक विशेषताओं को मिला जुला दिया जाता है। इस प्रकार दो भाषाएं, जिनमें से एक ऊर्ध्वमुखी या आधार भाषा कही जाती है, डोमिनेंट लैंग्वेज, तथा दूसरी को अधोमुखी या गौण भाषा, इन्फीरियर लैंग्वेज कहा गया है। इस दृष्टि से हिंदी और भारतीय भाषाओं के कुछ प्रमुख पिजिन रूपों को हम यहाँ देखेंगे। जहाँ हिंदी आधार भाषा है यानी डोमिनेंट लैंग्वेज है, तथा भारतीय भाषाएं गौण भाषाएं हैं, इन्फीरियर लैंग्वेजेस हैं। उदाहरण के लिए भाषा एक हिंदी, भाषा दो बंगला, भाषा तीन भोजपुरी के सरलीकृत अवमिश्रण से कलकतिया हिंदी का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार भाषा एक हिंदी, भाषा दो तेलुगु और भाषा तीन दक्कनी के सरल रूपों को मिलाकर हैदराबादी हिंदी बनी है। भाषा एक हिंदी और भाषा दो मराठी के सरल भाषिक तत्वों को
मिश्रित करके बम्बैया हिंदी का निर्माण हुआ है। इस प्रकार पिजिन का जन्म दो समुदायों के संपर्कगत संप्रेषण के लिए होता है, अतः इसे सहायक संपर्क अवभाषा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट वर्नाकुलर भी नाम दिया गया है। इसे सामान्य भाषा का संक्षिप्त रिड्यूस्ड विकल्प या प्रकार्य भी कहा जाता है। अब यहाँ हम बम्बैया हिंदी के कुछ उदाहरण लेंगे। एक स्थिति बम्बैया हिंदी में अपन और अपुन के प्रयोग की है। मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझ, मुझे की जो हिंदी में जटिल प्रयोग स्थितियां हैं, उन्हें अपन और अपुन के प्रयोग ने समाप्त कर दिया है। इसी तरह मंगता का जो प्रयोग बम्बैया हिंदी में दिखता है, उसने हिंदी के चाहिए, चाहता के संरचनात्मक भेदों और उनकी जटिलताओं को ख़त्म कर दिया है। इसी धरातल पर एक वाक्य बम्बैया हिंदी में बनता है, अपुन को चा नहीं मंगता, यानी मुझे चाय नहीं चाहिए। कहना और बोलना के स्थान पर सिर्फ बोलना का प्रयोग या दिखाना के स्थान पर बताना का प्रयोग भी इसी प्रकार के मिश्रित या पिजिन प्रयोग हैं बम्बैया हिंदी में। कहना और बोलना के संदर्भ में वो बोला, मैं बोला, उसने बोला का प्रयोग, और हमको वो साड़ी बताओ, वो जूता बताओ, वो कपड़ा बताओ दिखाने के अर्थ में बम्बैया हिंदी में प्रचलित है। इस प्रकार के प्रयोगों से जो भाषा, दोनों भाषाओं के सरलीकृत रूप हैं, वे सामने आ जाते हैं। इसी तरह ध्वन्यात्मक सरलीकरण भी आपको बम्बैया हिंदी में दिखाई देता है। हाथ की जगह हाथ, झूठ की जगह झूठ, सेठ की जगह शेठ आदि ध्वन्यात्मक सरलीकरण के उदाहरण हैं, जहाँ दोनों भाषा समुदाय इसी सरलीकृत शब्द रूप का प्रयोग अपने बम्बैया हिंदी का व्यवहार करते समय करते हैं। अब थोड़ी सी बात क्रियोल पर कर ली जाए। क्रियोल को पिजिन का स्थिर रूप कहा गया है, अर्थात पिजिन बोलने वाले जब 2-3 पीढ़ी के बाद अपनी मातृभाषाओं को छोड़कर पिजिन रूप को ही अपनी मातृभाषा स्वीकार कर लेते हैं या पिजिन के प्रयोग क्षेत्र की सीमा टूटने लगती है, तो कोई पिजिन क्रियोल बन जाता है। पिजिन का निर्माण पिजनीकरण की प्रक्रिया से होता है, पिजिनाइजेशन की प्रक्रिया से, जिसमें सरलीकरण, मिश्रण और संकरण प्रमुख प्रक्रियाएं मानी गई हैं, और क्रियोल का क्रियोलीकरण द्वारा, क्रियोलाइजेशन द्वारा, जिसके 4 चरण समाज भाषा विज्ञान में दर्शाए गए हैं। नंबर 1, इसमें रूप रचना और वाक्य रचना का विस्तार होता है। नंबर 2, ध्वन्यात्मक विकल्पों को नियमित किया जाता है, जैसा कि मानक भाषाओं में होता है। 3, विभिन्न पद्धतियों से शब्द विस्तार किया जाता है, जिनके कुछ उदाहरण ऊपर दिए गए। नंबर 4, क्रियोल का प्रयोग क्षेत्र विकसित किया जाता है, जैसे साहित्य में या फिल्मों में इसका खूब प्रयोग होने लगता है। इस दृष्टि से बम्बैया हिंदी का उदाहरण लिया जा सकता है। बम्बैया हिंदी में हिंदी के कई उपन्यास लिखे गए हैं, जिसमें जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का मुर्दा घर उपन्यास प्रसिद्ध है।
इसी प्रकार कई हिंदी फिल्मों में बम्बैया हिंदी का खुलकर प्रयोग किया गया है। नंबर 5, क्रियोल क्रमशः अपने भाषाई समाज की संस्कृति की संवाहिका भाषा बन जाती है। इसके साथ ही वह उस समुदाय के सांस्कृतिक पहचान की भाषा भी बन जाती है, जैसा कि कलकतिया हिंदी और बम्बैया हिंदी के साथ हुआ है। पिजिन और क्रियोल के प्रमुख अभिलक्षणों को या उनकी विशेषताओं को इस प्रकार देखा जा सकता है। नंबर 1, पिजिन के प्रयोक्ताओं की मूल भाषाएं, मातृभाषाएं कुछ और होती हैं, जबकि क्रियोल के बोलने वालों की मूल या मातृभाषा क्रियोल ही होती है। ये बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि एक ओर जब हम पिजिन की बात करते हैं तो बम्बई की मूल भाषा मराठी और वहाँ की प्रवासी लोगों की भाषा हिंदी मिलजुल कर एक रूप बनाती हैं, लेकिन दोनों रूप मराठी और हिंदी के अलग अलग भी प्रचलित होते हैं, जबकि क्रियोल की स्थिति में यही क्रियोल भाषा दोनों समुदायों की मातृभाषा बन जाती है। दूसरा कि क्रियोल का एक निश्चित भाषा समुदाय होता है, पिजिन का नहीं। जैसा अभी कहा गया कि दोनों मराठी और हिंदी बोलने वाले बम्बैया हिंदी का प्रयोग हर स्थिति में करने लगते हैं, तो उनका एक भाषा समुदाय बन जाता है, बम्बैया हिंदी भाषा समुदाय। लेकिन पिजिन के साथ ऐसा नहीं होता। पिजिन केवल सामान्य संप्रेषण का भाषा रूप बनी रहती है। तीसरा यह कि क्रियोल का अपना सुनिश्चित भाषा क्षेत्र होता है, पिजिन का नहीं। पिजिन विस्तार भी करती है, जैसे बम्बैया हिंदी आसपास के राज्यों में भी, कर्नाटक में, आंध्रा में भी प्रचलित हो गई है, लेकिन क्रियोल का अपना एक सुनिश्चित भाषा क्षेत्र निर्धारित हो जाता है, जैसे बम्बैया हिंदी का बम्बई और उसके आसपास के क्षेत्र। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि पिजिन के मानकीकरण के यत्न नहीं किए जाते, क्रियोल का मानकीकरण किया जाता है। यानी पिजिन जिस रूप में बोली जाती है उसमें किसी प्रकार के व्याकरणिक परिवर्तन का प्रयत्न नहीं किया जाता, लेकिन क्योंकि क्रियोल एक विस्तृत क्षेत्र से जुड़ने वाली होती है, इसलिए उसका एक मानक रूप धीरे धीरे क्रमशः विकसित कर लिया जाता है। इसके साथ ही पिजिन कोई सुनिश्चित भाषा नहीं होती, जबकि क्रियोल होती है, क्योंकि क्रियोल को मानकीकृत करके एक ऐसा रूप दे दिया जाता है कि वह उसकी सुनिश्चित पहचान बन जाती है। मॉरिशस, फिजी, त्रिनिडाद में वहाँ की भाषाओं तथा भारतीय भाषाओं के मिश्रण से कई पिजिन रूप निर्मित हुए हैं। आज ये सभी इन देशों में क्रियोल के रूप में स्वीकृत और प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि इनका उपयोग अब शिक्षा में भी होने लगा है। धीरे धीरे ये जनसंपर्क की व्यापक भाषाएं बन गई हैं। रेडियो, दूरदर्शन आदि पर इस क्रियोल रूप का प्रयोग होने लगा है। कुछ कुछ ऐसी स्थिति भारत में बम्बैया हिंदी में दिखाई देती है। इस प्रकार अगर देखें तो पिजिन और क्रियोल ये दोनों भाषा रूप उस बात को प्रमाणित करते हैं कि यदि भाषा समुदाय एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उन्हें इस बात की आवश्यकता होती है कि उनके बीच संप्रेषण की क्या क्या क्रियाएं कैसे संपन्न हो। कोड मिश्रण और कोड परिवर्तन इसका एक रूप है और पिजिन और क्रियोल इसका दूसरा रूप है। इसका एक मिलता जुलता तीसरा रूप भी है जिसे भाषा द्वैत कहा गया है। भाषा द्वैत की स्थिति कोड मिश्रण, कोड परिवर्तन तथा पिजिन और क्रियोल से थोड़ी भिन्न है।
यहाँ एक ही भाषा के 2-3 रूप प्रचलित हो जाते हैं। समाज ऐसा इसलिए करता है कि किसी एक रूप से उसका काम नहीं चलता, इसलिए वो भाषा द्वैत की स्थिति अपनाता है। उदाहरण के लिए तमिल के 2 रूप प्रचलित हैं, एक को क्षण तमिल कहा गया है और दूसरे को सामान्य तमिल या व्यावहारिक तमिल। ये दोनों तमिल साथ साथ तमिल भाषा समुदाय में चलते हैं, एक सामान्य संप्रेषण के लिए और दूसरा लिखने और औपचारिक संप्रेषण के लिए। इसी तरह तेलुगु भाषा में भी 2 स्थितियां हैं, व्यावहारिक तेलुगु की और ग्रंथिका तेलुगु की। ग्रंथिका तेलुगु जैसा नाम से ही स्पष्ट है, साहित्य लेखन में या औपचारिक वार्तालाप में काम में लाई जाती है, और व्यावहारिक तेलुगु सामान्य बोलचाल में। अब तो व्यावहारिक तेलुगु और व्यावहारिक तमिल भी साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लगी हैं। बंगला में भी भाषा द्वैत की स्थिति दिखाई देती है, एक को साधु बंगला कहा गया है और दूसरे को चलित बंगला कहा जाता है। यहाँ भी वही स्थिति है, साधु बंगला औपचारिक और साहित्यिक लेखन में प्रयुक्त होती है और चलित बंगला आम बोलचाल में प्रचलित होती है। इसमें एक ही भाषा समुदाय 2 अपनी ही मातृभाषा के 2 भाषा रूपों का भिन्न भिन्न संप्रेषण संदर्भों में प्रयोग करता है। ये स्थिति भी भाषा संपर्क और भाषा संप्रेषण के महत्व को समाज में स्थापित करती है कि यदि समाज जीवंत है, वो अपनी भाषा को विकसित करना चाहता है, तो वो इन प्रक्रियाओं को निरंतर अपनाता रहता है। बहुभाषिकता, द्विभाषिकता, कोड मिश्रण, कोड परिवर्तन, पिजिन, क्रियोल और भाषा द्वैत आदि।